नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं राधेश्याम प्रजापत। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राधेश्याम कोचिंग क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे गौस का नियम और उसके अनुप्रयोग 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। तो हमने 5 लेक्चर उपलब्ध करवा दिए हैं। आज का जो लेक्चर है वो छठा लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम से गौस के नियम की उत्पत्ति। जी हाँ गाइस, क्या पढ़ेंगे? कूलॉम नियम। सबसे पहले तो देखो, कूलॉम नियम से क्या करेंगे हम? गौस के नियम को डेरिवेटिव्स करेंगे, से गौस नियम की उत्पत्ति यानी गौस नियम को प्रूव करेंगे कूलॉम के नियम से। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन इट। सभी आ जाइए, जुड़ जाइए इस लाइव प्रीमियर चैट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ सभी जुड़ गए होंगे। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर गौस के नियम से, कूलॉम के नियम से गौस के नियम की उत्पत्ति। ओके गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना तो भूलना ही नहीं है, ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम मानते हैं कोई एक चालक पृष्ठ। ओके, और इसके चालक पृष्ठ के यहाँ पर हम एक अल्फांश क्षेत्रफल काटते हैं। पता है आपको अल्फांश क्षेत्रफल यानी कि एकांक क्षेत्रफल, जहाँ पर हम कुछ उसके ऊपर कुछ ना कुछ टेस्ट करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। और यहाँ पर ये इसका केंद्र बिंदु O है। यहाँ पर हमने अल्फांश काटा है इस गोले से। ठीक है, और जो ये अल्फांश काटा है, यहाँ पर भी कुछ आवेश होगा, पूरे गोले पर आवेश है, अल्फांश में भी आवेश है। और ये जो अल्फांश है वो इस केंद्र से r दूरी पर है। ठीक है, r दूरी पर हमने अल्फांश काटा है, जिसका क्षेत्रफल अल्फांश है तो dA है, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस साइड है ds वेक्टर। क्योंकि देखो, कोई भी गोला है, जैसे कि ये अपना गोला है, तो यहाँ से मैं एक अल्फांश काटूंगा, तो जहां से काटोगे उसकी साइड ही होगा इसका क्षेत्रफल सदिश। अब देखो, गोले पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर अगर गोले में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी, यानी कि इस तरफ होगी विद्युत क्षेत्र। अब आप देख सकते हो, और E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य जो कोण है वो आपको नजर आ रहा है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, एक दिशा में समांतर है एक दूसरे के, तो कोण क्या हो जाएगा? 0। अब देखो, हम जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन 20 की दूरी क्या है? R है, तो R स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है ना, सदिश के लिए R कैप लगाई हमने। अब देखो, ये हमने कहाँ से पढ़ा था? कूलॉम के नियम से निकाले थे विद्युत क्षेत्र वगैरह, फर्स्ट चैप्टर में हमारे चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो हमें क्या निकाला? फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स से हम क्या कहते हैं? फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर और ds वेक्टर, बीच में क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब जब डॉट को मैं हटाऊं, डॉट प्रोडक्ट इसका होगा तो क्या होगा? E ds cos थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा आता है। ठीक है, अब ये हो गया E ds cos थीटा। अब यहाँ पर ये अपना समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में जो E आपको नजर आ रहा है उसका मान यहाँ से रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बहुत सिंपल है, बस देखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ से हम जब E का मान रखेंगे तो ये अपना जो फाई है वो हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर E हम वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे, तो यहाँ पर R कैप भी लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से देखो आगे क्या है? ds cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू, जब इंटीग्रेशन ले रहे तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फाई इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, क्या कुछ कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएगी, सॉरी KQ बाहर आएगी, क्योंकि R स्क्वायर तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि R स्क्वायर हमने माना है तो उसके आधार पे चेंज होगा, पूरा इंटीग्रेशन होगा उसका। तो ये हो जाएगा ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा? ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बहुत ही खास बात बताऊंगा, यहाँ पर ये कौन? थीटा, इसलिए हम cos थीटा ले रहे हैं। तो देखो R स्क्वायर, ये जो ds अपॉन R स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है, इसका जो इंटीग्रेशन है, पहले तो मैं लिखता हूँ ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर है क्या? घन कोण। आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर फर्स्ट ही चैप्टर में कि घन कोण क्या होता है। घन कोण का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ds अपॉन R स्क्वायर, जो क्षेत्रफल बटा अभिलंबवत दूरी और अभिलंब पृष्ठ का क्षेत्रफल, और जिसका आपने मात्रक देखा था स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये अपना क्या है? घन कोण है। अब देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की, जो ds cos थीटा
अपॉन आर स्क्वायर, ये कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई के बराबर। अब कैसे होती है देखो, यहाँ पर डी एस है तो इस गोले का जो ये डी एस हमने माना एकांक क्षेत्रफल क्या गोले के पृष्ठ पर कहीं भी उपस्थित हो सकता है, इसका मतलब डी एस की जगह क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर कोस थीटा है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वगैरह हो जाएगी तो कोस थीटा तो यहाँ पर कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू आएगी 4 पाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे के क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से देखो सॉरी फाई इज इक्वल टू के को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अपने क्या पढ़ा है क्यू, तो ये हो गया क्यू। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू अपनी आई है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि अपना क्या है गाउस बाबा का नियम है। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? सभी कमेंट करो क्या अच्छे से समझ में आया। एक बार वापस देख लो, हमने क्या किया, एक कोई भी गोले चालक माना जिसके ऊपर क्या है धनावेश है, तो हम यहाँ पर धनावेश दर्शा भी देते हैं, कोई भी मान सकते हो आप धनावेश ऋणावेश जो आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, उसके एक छोटे से भाग अल्फांश लिया जिसका क्षेत्रफल डीए है और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश डीएस है और इसकी विद्युत क्षेत्र जो की दिशा है वो 20 साइड है। अब यहाँ से केंद्र से r दूरी पर हमने अल्फांश माना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लिख सकते हैं फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा, बोलो आगे ना, तो देखो ईडीएस कोस थीटा फाई बराबर क्या हो जाएगा ईडीएस कोस थीटा, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट किया तो कोस थीटा आ गया। अब देखो E का मान रखना है और कुछ नहीं करना, और डीएस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई होगी, नहीं बोलो आगे ना, तो देखो 4 पाई होगी तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर के को हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, फाई बराबर क्या आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जो कि हमने क्या है गाउस का नियम है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ कूलॉम नियम से, कुछ नहीं, जो पहले की डेरिवेशन थी गाउस का नियम जो उत्पत्ति की थी और ये दोनों क्या है सेम ही सीधे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इसके अंदर क्या है ई का पद यूज किया इसलिए इसको हम बोलते हैं कूलॉम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। एक अनंत विस्तार की चालक, कोई भी चालक लंबाई है उसके अनंत विस्तार लंबाई की चालक छड़ यहाँ पर चालक पट्टी के कारण हम पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं फ्लक्स के माध्यम से वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, कमेंट शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।